Great. Thank you, friends. Thank you. I think you are not only excited, but you are on the fire. Great. आपको तो एक्साइटमेंट होगी दोस्त, पर आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं आज। बहुत एक्साइटेड हूं आज मैं, क्योंकि जब हमारा वो सेमिनार सर्किट की शेड्यूल आई थी, जब मैंने उसमें सिलीगुड़ी कैलकाटा पढ़ा, तो जब मैंने अपनी अपलाइंस को फोन किया, डॉक्टर बिडैच एंड मिसेस महेंद्र बिडैच, प्लीज गिव ए बिग हैंड। जब मैंने अभी ये मुंह से शब्द ही निकाले थे कि मेरा सर्किट कैलकाटा पे है, तो मैडम वाज आल्सो एक्साइटेड। कहते अशोक, वो बहुत एक्साइटेड टीम है, द मोस्ट यूनिफाइड टीम, मोस्ट ग्रेटफुल टीम इन द ब्रिट सिस्टम। But today we feel honored to share the stage with such a great leaders. तो दोस्त, आज के सेमिनार दो पार्ट में होगा। पहले हम अपनी लाइफ स्टोरी को शेयर करेंगे कि कैसे हम इस बिजनेस में आए, क्या कुछ बिजनेस में हुआ, क्या कुछ बिजनेस करने के बाद हो गया, कैसे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो बिफोर आई गो हेड, माई ब्यूटीफुल वाइफ, माई इंस्पिरेशन, माई मोटिवेशन, माई पैकेज ऑफ ड्रीम्स, बिनी अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच। केमन आছেন? भालो। तो क्या है एमवे की ग्रेटनेस कि हम एक ही सेमिनार किया और बंगाली भाषा सीख गए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम बिनी अरोड़ा, हम लोग जालंधर से आए हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, जिनकी कृपा से ही आज हम आपके सामने खड़े हैं। धन्यवाद करते हैं ब्रिट सिस्टम का, जिसके थ्रू ही आज हमने ये सक्सेस पाई है। कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे अपनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर बिडैच एंड मैडम बिडैच। जिन्होंने हमें नया जीवन दिया है। तो आज मैं आपसे अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी। मेरा जन्म मोगा शहर में हुआ, अच्छे परिवार में हुआ। जब हम छोटे थे तो हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो बिजनेस था बहुत बढ़िया चलता था। लेकिन जब हम जवान हुए, हम बड़े हुए, तो हमारे बिजनेस में इतना उतार चढ़ाव आया कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और नुकसान भी इतना ज्यादा हुआ कि हमारे फादर साहब मेंटली अपसेट हो गए। तो आपको पता ही है कि जब कमाने वाले को कुछ हो जाए तो घर की हालत क्या हो जाती है। ऐसा ही मेरी फैमिली में हुआ। तो मेरे मम्मा, मेरे चाचा जी सब अपसेट रहने लगे कि अब फैमिली का क्या बनेगा। तो मेरे चाचा मामा ने कहा मेरे भाइयों को कि मम्मा को कि अपने बेटों को बोलो कि पढ़ाई छोड़ दें और वो पापा का बिजनेस संभालें। तो उन्होंने बिजनेस संभालना शुरू किया। और मेरे मम्मा ने कहा चलो बेटी को पढ़ाते हैं, क्योंकि इसने आगे जाना है, अगले घर जाना है, तो ये पढ़ लिख जाएगी तो इसको वर मिल जाएगा, घर अच्छा मिल जाएगा। तो मैंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन मैंने अपने ही स्कूल में मोगा शहर में ही कर ली। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मैं लुधियाना के पास सिद्धवा कॉलेज है, वहाँ मैंने एडमिशन ले ली। तो जब मैं वहाँ पे एमए कर रही थी, तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर दे के घर आई हुई थी मम्मा के पास। तो इन बिटवीन मेरी फ्रेंड की शादी थी, वहाँ बारात में अशोक जी भी आए हुए थे। हम एक दूसरे से मिले और हमने किसी और की शादी में अपनी शादी का फैसला कर लिया। नाइनटीन 1984 में हमारी शादी हो गई। हमारे दो बेटे हैं, विकसित और अनुभव, बहुत ही प्यारे हैं। 1990 में जब मेरी शादी हुई थी तो हम फिरोजपुर में रहते थे। तो 1990 में हमें फिरोजपुर छोड़कर जालंधर आना पड़ा। जालंधर हमें क्यों आना पड़ा, इसके बारे में मेरे हस्बैंड आपसे शेयर करेंगे।
तो लाइफ अपसेट सी हो गई। नया शहर था, नया आके बिजनेस शुरू किया, तो ऐसे थोड़ी सी टेंस से रहने लगे। तो मेरे हस्बैंड सुबह से शाम तक शॉप पर जाते थे, शाम को आते थे तो भी टेंस भी होते थे कि कई बार तो हम बात भी नहीं कर सकते थे कि अशोक जी का तो मूड ही ठीक नहीं है। ऐसे लाइफ चल रही थी। तो 1998 में अशोक जी के दोस्त है अमेरिका में, उनका फ़ोन आया कि अशोक, इंडिया में एक बहुत बढ़िया बिजनेस आने वाला है, आप जरूर देखना। तो इन्होंने मेरे से बात की। तो मैंने कहा कि अशोक जी, पहला बिजनेस इन्हीं सेट हुआ तो अभी दूसरा कोई और बिजनेस नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, चलो आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इन बिटवीन नेक्स्ट मंथ वो अमेरिका से इंडिया आए। तो वो हम उनके साथ डॉक्टर बड़ैच जी के घर मीटिंग देखने गए। तो मेरा तो पहले ही मूड नहीं था बिजनेस करने का, तो मैंने पूरी अच्छी तरह से प्लान देखा ही नहीं। तो अशोक जी ने अच्छी तरह से समझा और इनको समझ आ गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि हम बिजनेस करेंगे। मुझे इसमें एक बात बहुत अच्छी लगी है कि आप 3 या 4 साल मेहनत कर दो तो परमानेंट इनकम पैदा हो सकती है। तो मैंने कहा अशोक जी, पहले टेम्परेरी इनकम तो पैदा कीजिए, परमानेंट की तो बाद में बात करेंगे। तो कहते नहीं भी नहीं, तो मेरी बात मान, हम ये बिजनेस करेंगे, चलेगा तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलो फिर मैंने भी कहा चलो अशोक जी शुरू कर देते हैं। तो हमने बिजनेस शुरू कर दिया। पहले अशोक जी मीटिंग में अकेले ही जाते थे। ना तो मैं शुरू से ज़्यादा पॉजिटिव थी तो नेगेटिव भी ज़्यादा नहीं थी। अशोक जी का घर में पूरा साथ देती थी। इनकी पैकिंग करना, इनको टाइम से खाना पैक करके देना, किटें, सब कुछ मैं करती थी। लेकिन मैं मीटिंग में कम जाती थी क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मेरी सोच थी, क्योंकि मैंने पेरेंट्स में, इन लॉज में देखा था कि पेरेंट्स में मेरे पापा काम करते थे और इन लॉज में अशोक जी और इनके पापा काम करते थे। तो मैं समझती थी जो बिजनेस होते हैं जो आदमी लोग ही करते हैं, वाइफ का तो फर्ज होता है कि घर संभालना। तो मैं अपने बच्चों को प्रेफरेंस ज़्यादा देती थी, घर को ज़्यादा अपने को साफ तरह करने में लगी रहती थी। तो ऐसे अशोक जी मुझे ज़्यादा कहते भी नहीं थे कि चलो अपने आप जाना शुरू कर देगी। ऐसे अशोक जी बिजनेस अकेले बिल्ड करते रहे और ये 7वें महीने बाद सिल्वर चले गए थे। तो जब ये सिल्वर चले गए थे तो उसके बाद जब हम बाद में डीडी ट्रिप दिल्ली में होटल हयात रीजेंसी में मैं इनके साथ गई। वहाँ पे मैं जाके जब मैंने होटल में एंटर किया, इतना बढ़िया होटल, इतनी रिकॉग्निशन, इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट हो रही थी हम लोगों की। तो मैंने अपने मन ही मन में कहा कि इतना ग्रेट बिजनेस कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, मैं तो इनकी बात ही नहीं सुन रही कि मैं मीटिंग में नहीं जाती इनके कहने से। वहाँ पे मेरी अपलाइन भी आई हुई थी मैडम बड़ैच जी, उन्होंने मुझे एक बुलाया और कहा कि बिनी आनंद आ रहा है। तो मैंने कहा जी बहुत आनंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आनंद हमेशा के लिए चाहती हो? तो मैंने कहा मैम क्यों नहीं, मैं तो हमेशा के लिए आनंद चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिनी, आज से तू यहाँ पे अपने आप से कमिटमेंट कर कि अगर तू अपने हस्बैंड को जल्दी एमरल्ड डायमंड बनना देखना चाहती है तो तू अपने हस्बैंड का बिजनेस में साथ देना शुरू कर। तो रियली फ्रेंड, मेरे लिए वो दिल्ली हयात रीजेंसी एक टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से आके मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया। वहीं से आके मैंने मीटिंग में जाना शुरू किया, टेप सुननी शुरू की, बुक्स पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे मैं मीटिंग में जाने लगी तो मेरे में इतनी चेंज आ गई कि मुझे मीटिंग के सिवाय कुछ अब अच्छा ही नहीं लगता। हमारे वहाँ पे वेडनेसडे को ओपन मीटिंग होती है, हमें इंतजार होता है कि कब वेडनेसडे आए और कब मीटिंग में जाएं। आके ही मैंने अपने प्रोडक्ट यूज शुरू किए। पहले मैं प्रोडक्ट यूज करती थी, मन से नहीं करती थी, क्योंकि मुझे अशोक जी का थोड़ा डर होता था। कहते थे कि मार्केट्स के कोई भी प्रोडक्ट आया तो बाहर फेंक दिया जाएगा। तो मैं कहती थी इससे तो मेरे डबल पैसे वेस्ट होंगे, तो मैं ऊपर से करती थी, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। जैसे ही मैंने इसको दिल से शुरू किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इतना ग्रेट बिजनेस है, तो दिल से शुरू किया तो मुझे प्रोडक्ट इतने अच्छे लगने लगे कि आज मेरी ये स्टेज आ गई है कि अब मैं घूमने भी आती हूँ, 7 स्टार होटल में भी रहती हूँ तो प्रोडक्ट अपने साथ लेके आती हूँ।
पहले पहले मेरी सोच ऐसी थी कि जब अशोक जी बिजनेस करते थे तो मेरे ड्राइंग रूम में लोग आते थे तो मैं कहती थी, अशोक जी आप इतने लोगों को बुलाते हो तो मुझे 3-3 बार 4-4 बार ड्राइंग रूम साफ करना पड़ता है, क्योंकि मेरी सोच ही ऐसी थी। अब मेरी ड्राइंग रूम में जितने ज्यादा लोग आते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं डायमंड बनने जा रही हूँ। इस बिजनेस ने, इस मीटिंग ने मेरी लाइफ को इतना चेंज कर दिया। सिर्फ मेरे चेंज होने से मेरी पूरी फैमिली की लाइफ ही चेंज हो गई। अब मैं वो काम करती हूँ जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़े, जल्दी तरक्की करे। तो वहां से आके मैंने इतनी कमिटमेंट की हुई थी कि मैं हर काम वो पहले करती हूँ जिससे मेरे हस्बैंड को फटाफट पता लगे कि अशोक जी ये पहले करो कि हमारा एक एक मिनट में एमवे में जाना चाहिए। तो अब फिर हमने बहुत मेहनत की, फिर हमने आके वहां से बहुत मेहनत की, बहुत हाउस मीटिंग की, प्लान दिखाए और हम गोवा के लिए क्वालिफाइड हो गए। फिर गोवा गए। गोवा जाके जब मैं लीला रिजॉर्ट में उतरी, वहां पे हमारे डायमंड, डॉक्टर बड़ैच, कांति गाला जी, हेमी गाला जी, सारे लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए थे। वहां पे होटल में रहने का आनंद, गोल्फ ग्राउंड पर बैठकर बातें करना, स्विमिंग पूल में घंटों घंटे बैठे रहना, मुझे तो वहां पे जाके लगा कि अशोक जी इतना, परमात्मा का मैं तो थैंक्स करने लगी कि हे परमात्मा, मैंने तो पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा कर्म किया है जो मैं अशोक जी के साथ हूं और अशोक जी एमवे में है। वहां पे उन्होंने हमें बैंकॉक की मूवी दिखा दी और आग लग गई। तो बैंकॉक की मूवी दिखाने के बाद हमने आके और मेहनत की, तो हम बैंकॉक जाने से पहले एमरल्ड हो गए। इसी साल हम लोग डायमंड क्वालिफिकेशन में भी जा रहे हैं। तो रियली फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत ही ग्रेट है। इस बिजनेस ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो यही विश करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी डीडी डायमंड एमरल्ड बन के आओ और देखो कि बिजनेस में क्या मिलता है। इस बिजनेस ने मुझे इतना स्ट्रांग कर दिया है कि पहले जब मैं अपने बच्चों को 1 मिनट के भी लिए नहीं छोड़ सकती थी, आज मुझे 4-5 दिन हो गए हैं बच्चों को छोड़े हुए। जिस दिन मैंने आना था तो मेरा जो छोटा बेटा है सारी रात रोता रहा कि मम्मा आप मत जाइए, लेकिन मुझे ब्रिज सिस्टम ने इतना स्ट्रांग कर दिया है कि मेरा एक भी आंसू नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि यदि मैं रोती तो कल रात को जो मैंने फोन किया था, मेरा बच्चा आगे से रोता हुआ जवाब देता। मेरे बच्चे ने मुझे फोन पे जवाब दिया है, मम्मा यू आर ग्रेट, आप अपनी स्टडी करो, हम अपनी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं तो अपने हस्बैंड का इतना साथ दे रही क्योंकि मुझे अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के, मैंने तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख देनी है, क्योंकि मेरा तो एक ड्रीम बन चुका है। मुझे अब घर नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। मेरा दिल करता है कि मैं आगे बढ़ती जाऊं और लोगों के घरों में दिए जलाती जाऊं। अब तो एमवे मेरा मिशन बन चुका है। तो जब भी मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ तो कभी मैं अपनी मदर को छोड़ती हूँ, कभी मदर इन लॉ को छोड़ती हूँ। तो पिछली बार जब मैं वीकेंड सेमिनार से दिल्ली में गई हुई थी तो अपने बच्चों के पास अपनी मम्मा को छोड़ के गई थी। तो जब मैं रात को घर लौटी तो मम्मा को मेरे बिखरे बिखरे से बाल देखे तो वो कहने लगे तू कितनी थक जाती है बाहर, तो मत जाया कर, जितना शो करता है बहुत है। मैंने कहा माँ तूने तो मेरे बाहर से बिखरे बाल देखे हैं, तुझे क्या पता मेरे अंदर क्या बिखरा पड़ा है। सो इस बिजनेस ने मुझे इतना अंदर से प्योर कर दिया है, इतना प्योर कर दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कभी भी मेरे मन में किसी के लिए बुरा विचार नहीं आता। मैं तो आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक हम लोग बाहर से डायमंड होंगे, हम अंदर से प्योर डायमंड हो जाएंगे। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, दिल करता है कि अगर मैं दिल चीर के दिखा सकती तो आपको दिखाती कि मेरे अंदर कितने खुशियों के भंडार बने बड़े हैं। तो एमवे इज ग्रेट एंड यू आर ग्रेट। अब तो ऐसे लगता है
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे एमवे बनाया गया हमारे लिए, कि जैसे एमवे बनाया गया हमारे लिए। तो अब से पहले अमेरिका में बस रहे थे कहीं, तुझे इंडिया बुलाया गया हमारे लिए, तुझे इंडिया बुलाया गया हमारे लिए। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं कॉल करती हूँ मेरे बिजनेस के हीरो, मेरे लाइफ के हीरो, मेरे क्राउन, द बेस्ट स्पीकर इन द ब्रिज सिस्टम, अशोक अरोड़ा। दोस्त, मेरा जीवन एक गांव से शुरू हुआ। छोटा सा गांव था पंजाब में जहां मैं पैदा हुआ। मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे फादर साहब टोटली अनपढ़ थे, लेकिन उनका सपना था कि मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाएंगे बहुत, इनको बहुत बड़ा अफसर बना देंगे, बहुत बड़े ओहदे पर जाएगा। ये उनकी आंखों का एक सपना था। इसलिए वो आप ही काम पे जाते और शाम को आकर मेरी बुक्स को जरूर देखते। पता नहीं उन्हें लगता था कि मैं नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम 5 सिस्टर्स हैं मेरी, एक ब्रदर है। काफी बड़ा परिवार था हमारा। पढ़ रहे थे हम सब। जैसे हम बड़े हो रहे थे तो घर के खर्चे बड़े हो रहे थे, पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, घर की जिम्मेवारी बढ़ रही थी। जब मैं ग्रेजुएशन के नियर था, इन बिटवीन मेरे बड़े सिस्टर मैरिज एज के हो चुके थे। तो पेरेंट्स को अब वो भी बादल छा चुके थे कि अब इसकी शादी भी करनी है, इसके लिए भी कुछ चाहिए। जिम्मेवारी डे बाय डे कंसंट्रेट हो रही थी। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि उनका सपना था कि अशोक को पढ़ाएंगे। पर दोस्त, रियलिटी को देखते हुए, जिम्मेवारी को संभालते हुए, असलियत में आते हुए मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बैठाकर कह दिया कि अशोक अब पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अब आपको अपने पिताजी के साथ काम पे जाना पड़ेगा। दोस्त, जिस दिन ये मेरे को न्यूज कह सकते हो, जिस दिन मेरे को ये इन्फॉर्म किया गया, तो आई वॉज टोटली शॉक्ड एट दैट टाइम। क्योंकि मेरे मन में तो उन्होंने प्लांटेशन कर दी थी, एक सीड कर दिया था कि मैं तो एक बड़ा अफसर बनने वाला हूं। मेरे को तो वो सरकारी गाड़ी, रेड लाइट्स, वो सरकारी टूर, वो मीटिंग्स, वो ट्रांसफर्स, वो ज्वाइनिंग, वो लीविंग, मेरे मन में तो ऐसे सपने बने चुके थे कि मैं तो अफसर बनने वाला हूं। पर देयर वाज नो वे जस्ट टू एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द पेरेंट्स। मैंने अपने सपने को एक साइड पे किया, अपने फादर साहब के साथ काम पे आ गया। तो दोस्त, रोज अपने पेरेंट्स के साथ काम पे तो जाना पड़ता था। ब्रेन जाता था वहीं, शायद बॉडी जाती थी, लेकिन मेरा दिल वो काम पे नहीं जाता था। मैं तो वही ढूंढता था, वही कारें, मैं ढूंढता था वही ट्रिप्स, मैं तो ढूंढता था वही ट्रांसफर्स, वही मीटिंग्स, ऑल दीज थिंग्स। गॉड इज ग्रेट। 1.5 साल बीता ही था, अभी 1.5 साल ही गुजरा था कि मेरा एक दोस्त मेरे को शाम को मिला, कहता अशोक मैं देहरादून ला करने जा रहा हूं। मैंने पूछा आप देहरादून क्यों ला करने जा रहे हो? कहते वहां एक कॉलेज है जिसमें प्रॉक्सी चल जाती है, अटेंडेंस ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आप घर पे भी रह सके वहां कभी कभी चले जाओ तो आप अपनी स्टडी चला सकते हो। कहता मैं अपने वो बोल रहा था कि मैं बिजनेस में बहुत बिजी हूं, मैं पार्ट टाइम स्टडी कर लूंगा। पता नहीं, इट वॉज गॉड्स प्लान कि उसने ये स्टोरी मेरे को सुनानी थी। सेम सिचुएशन वॉज विद मी। मैंने भी अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली कि आपकी आमदन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को प्लीज एडमिशन लेने की परमिशन दे दीजिए। पेरेंट्स का सपना था तो
उनको भी होप नजर आई। तो दोस्त आई वेंट टू डीएवी कॉलेज देहरादून, लॉ में एडमिशन ली। जब अब मेरे को एडमिशन मिली तो ये पढ़ाई मेरे लिए एक लाइफ लाइन बन गई थी, क्योंकि जब कोई आपको चीज एक ना होने के बाद हां होती है, इट कैरीज सम अदर मीनिंग इन योर लाइफ। मेरे लिए तो एक वो पीछे से सपने की प्लांटेशन थी, प्लस एक मेरे को आफ्टर ना के हां हुई थी। तो दोस्त मैंने अब पढ़ाई को कुछ और सीरियसली लिया। बैलेंस्ड वे से घर वालों को भी खुश रखना था, अपनी पढ़ाई में भी अपना सपने को आगे लेकर जाना था। आई डिड माई बेस्ट, एग्जाम्स हुए। तो उस कॉलेज में एक मैं ही लड़का था जिसकी सबसे कम अटेंडेंस थी, सबसे कम क्लासेस मैंने अटेंड की थी। पर जब रिजल्ट आया, ये मैं था जो कॉलेज से टॉप किया था। दोस्त जब मैं कॉलेज से टॉप कर गया, एक बार सक्सेस मेरे नजदीक आ गई तो मेरा सेल्फ इमेज और राइज हो गया। तो वो ड्राइव और बन गया कि मैं अब तो किसी कंपटीशन में जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर हमारे पंजाब में सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए। आई अपीयर्ड इन दैट एग्जाम। 4 महीने बाद उसका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में सबसे पहला रोल नंबर मेरा था। जब मेरा रिटर्न का रिजल्ट आ गया कि आई हैव क्वालिफाइड एज सिविल इन द सिविल सर्विसेज, अब तो कारें मेरे घर के नजदीक आके खड़नी होनी शुरू हो गई थी। इमेजिनेशन, अब तो मेरी वो कहते हैं ना चाल बदल चुकी थी कि अब तो आई एम गोइंग टू बी एन ऑफिसर। बहुत इमेजिनेशन क्लियर हो चुकी थी, क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी कि अब तो मैं बिल्कुल नजदीक हूं अपने सपने के। 3 महीने बाद इंटरव्यू होनी थी। ये 3 महीने का पीरियड दोस्त, जो मेरे अंदर फीलिंग्स थी, जैसे मैं चलता था, ये मेरे को मालूम मैंने कैसे ये दिन गिन गिर कर गुजारे थे कि इंटरव्यू हो जाए। बहुत बड़ा एक मेरे लिए इट इज ए स्टिल वर्थ मेमोरिंग। जब भी मेरे को याद आता है तो बहुत कुछ होता है। तो दोस्त 3 महीने बाद इंटरव्यू हुई। आपको इधर का तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन पंजाब में कुछ और क्वालिफिकेशंस भी देखी जाती कई बार, कुछ और फैक्टर्स काम कर जाते हैं कई बार। इंटरव्यू हुई, रिजल्ट आया एंड आई वाज ड्रॉप्ड, क्योंकि मेरे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं थी। एनी हाउ विनर्स नेवर क्विट। फिर क्या हुआ? वंस इज रिजेक्शन इज नॉट रिजेक्शन थ्रू आउट द लाइफ। एक साल बाद फिर एग्जाम हुए पंजाब में। अगेन आई अपीयर्ड इन दैट सिविल सर्विसेज एंड अगेन आई क्वालिफाइड दैट एग्जाम। एक बार मैंने फिर वो एग्जाम पास कर लिया, अपने सपने को एक बार फिर संभाल लिया। बट अगेन 3 महीने के बाद इंटरव्यू, अगेन सेम फैक्टर्स, अगेन सेम क्वालिफिकेशन, वो मेरे पास नहीं थी। अगेन आई वॉज ड्रॉप्ड। कोई बात नहीं, विनर्स नेवर क्विट। अब थोड़ी सी और भी प्रेपरेशन की। अब तो मैं किसी कीमत पर किस चीज को छोड़ना नहीं चाहता था। बहुत देर मैंने इंतजार कर ली थी दोस्त इसकी। आफ्टर 1.5 years, 1.5 साल के बाद पंजाब में फिर एग्जाम हुए। इस बार एग्जाम में मैंने पंजाब में 2 एग्जाम पास किए। एक तो वही सिविल सर्विसेज, एक मैंने एज ए पीपीएस पंजाब पुलिस सर्विसेज। आई क्वालिफाइड एज ए डीएसपी इन पंजाब पुलिस। दो एग्जाम पास कर लिए थे। अब कारें के साथ जिप्सियां भी घर में नजर आने लग पड़ी थी। 3 महीने बाद फिर इंटरव्यू हुई, परंतु सेम फैक्टर्स, सेम क्वालिफिकेशन एंड आई वॉज गेन ड्रॉप्ड। तो दोस्त ड्रॉप तो मैं पहले भी 2 बार हुआ था, कोई इतना जिंदगी में फर्क नहीं पड़ा था। इस बार की ड्रॉपिंग कुछ अलग थी। इस बार इट वॉज ए टर्न इन माई लाइफ। इस बार जब मेरा रिजल्ट आया था, जब मैं ड्रॉप हो गया था इस इंटरव्यू से, तो दोस्त उसी साल मैं ओवर एज हो गया था कि अब आप सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विस में नहीं जा सकोगे। एक बार हाथ से वो कहते ना छूट गया, सपना छूट गया, बिखर गया एक बार। बट फ्रेंड्स,
विनर्स हैव सम एक्स्ट्रा क्वालिटीज। जब एक रास्ता ब्लॉक हो जाता तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब मेरे पास अभी बहुत कुछ था, मेरे को परमात्मा ने दिया। मैंने कहा ये सब कुछ मैं पूरा कर दूंगा अपनी जिंदगी में। मैं लॉ ग्रेजुएट था, इस इन बिटवीन मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी थी, और जब तक ये तीसरी इंटरव्यू थी मेरी मैरिज भी हो चुकी थी। तो दोस्त मेरे पास अब एक रास्ता था कि मैं अपनी प्रैक्टिस को इतनी बुलंदियों पे ले जाऊं, सब कुछ अपने सपने को एक और तरीके से ये शेप दे दूं, अपने पेरेंट्स को दिखा दूं कि मैं अभी भी एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूं। वही रिकॉग्निशन है मेरे पास, वही मीटिंग्स है मेरे पास, वही ऑफिस है मेरे पास, वही गाड़ीज है मेरे पास। बहुत मेहनत की मैंने प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस बढ़ने लगी, शहर में नाम बनना लगा। 6-7 साल बीत गए थे मेरे को अपने प्रैक्टिस में मेहनत करते हुए। जब मैं अपनी प्रैक्टिस को क्लाइमैक्स के नजदीक था, अब घर वालों को डे बाय डे वो चमक आ रही थी। अगेन ए वंडरफुल टर्न इन माई लाइफ। परमात्मा कुछ और चाह रहा था। तो दोस्त पंजाब में हालात बिगड़ गए। माई यंगर ब्रदर वॉज किडनैप्ड। छोटे ब्रदर को ले गए। तो एक दिन में ही हमारी सारी फैमिली को फैसला करना पड़ा कि हम ये शहर छोड़ देंगे। अपने घर का सारा सामान पैक कर लिया गया, दुकान का सामान पैक कर लिया गया। वो उठा रहे थे। तो दोस्त मेरे को घर का सामान उठाने का उतना शायद दुख नहीं हो रहा था। जब मैंने अपने ऑफिस को लॉक लगाया था, जब मैं अपनी फाइल्स हैंड ओवर की थी, तो मेरे 7 साल की एक बार की मेहनत वो जब जीरो पे जा रही थी, इट वॉज टचिंग टू मी। आई वॉज स्क्रैच टू जीरो। पर परमात्मा का कुछ और प्लान था। यू विल फाइंड इट ऑन द स्टोरी। वी शिफ्टेड टू जलंधर। बिन्नी जी ने बोला था कि हम जलंधर आ गए। हम रात को एक दिन में अपना सब कुछ पैक करके जलंधर आ गए। जलंधर आकर जब पहुंचे तो फैमिली इकोनॉमिकली भी डिस्टर्ब थी, इमोशनली भी डिस्टर्ब थी। अपने पेरेंट्स को इमोशनली सपोर्ट करने के लिए मेरे को एक बार प्रैक्टिस को साइड पे करना पड़ा। तो वही मेरे को अपने फादर साहब से एक ट्रेडिशनल बिजनेस में जाना पड़ा। अपना एक बार काला कोट फिर उतार कर साइड पे कर दिया, अपनी टाई को उतार कर एक बार फिर साइड पे कर दिया, अपना व्हाइट कॉलर एक बार फिर पीछे कर दिया। जो एक ऑफिसर का सपना देख रहा था, एक बार फिर दुकान पे मजदूरों की तरह काम करने के लिए चला गया, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ ना कुछ पा लेना था, मेरे को मालूम था। काम चलने लगा, थोड़ा सा सेट होने लगे। अगेन ए वंडरफुल टर्न। जब घर में थोड़ी सी सिचुएशन इजी होने लगी थी, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को सजेशन दे दिया कि शुभ प्रॉपर्टी में काफी बूम है, हम प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। तो मेरे पास जो था वो मैंने प्रॉपर्टी में लगा दिया। गया था हम कमाई करने, अपनी जिंदगी को कुछ और राइज करने। जब वापस आया तो आई वॉज अंडर हैवी डेप्ट। अगेन आई वॉज ऑन द जीरो, इवन टू द -0। तो फ्रेंड्स, जब आपको मालूम है परमात्मा इज ग्रेट, जब बहुत बारिश होती है तो उसके बाद परमात्मा एक तीखी धूप ही निकालता है, एक रेनबो बनाता है आपकी एंजॉयमेंट के लिए। तो अब तक मेरी जिंदगी में भी बहुत बारिश हो चुकी थी। अब तक मेरी जिंदगी में परमात्मा ने धूप निकाली और एक रेनबो बनाया। मेरी जिंदगी में ये एमवे आया। जब मैंने बिजनेस प्लान देखा, वो बिन्नी जी कह रहे थे कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो उस रेनबो का हर कलर समझ आ रहा था। मेरे को तो हर कलर समझ आ रहा था। मेरे को तो ये प्लान पहले सब कुछ परमात्मा दिखा रहा था। तो मैं तो ऐसे लग रहा था कि मैं तो सिर्फ प्लान देखने नहीं गया, मैं तो प्लान लेने गया हूं, क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी नजर आ रही थी। इट वॉज माई नीड, इट वॉज अलॉन्ग विद इट वॉज ए प्लेटफॉर्म फॉर माई ड्रीम्स। आई टुक इट एज ए लाइफ लाइन। मैंने ये बिजनेस को शुरू कर दिया दोस्त। लेकर फॉर्म भर के, वोचर भर के, अपना कह सकते हो किट लेके घर आ गया। अब आपको बताते हैं फनी स्टोरीज एमवे में क्या हुआ। जब मैंने बिजनेस प्लान देखा तो वो 963 देखा भी 226 आदमी को बनाना है, आपने डीडी जाना है और आपके घर में 40,000 रुपया आना है।
तो मैं डॉक्टर बढ़िया जी को बोलने का कि डॉक्टर साहब ये तो मेरा 1 महीने का काम है। आप एक बात ध्यान रखना, उस वक्त ना वोचर्स दिल्ली से आते थे। मैं क्या, आप एक बात मेरे से कमिटमेंट करो कि वोचर्स की शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए, आपके पास वोचर्स मिलते रहेंगे। डॉक्टर साहब कहते कोई नहीं मिलते रहेंगे, उन्हें तो अंदर से मालूम था। जब रात को घर आए तो बिंदी जी से बैठे, नींद तो आ नहीं रही थी। लिस्ट बन गई सभी रिश्तेदारों की, सभी दोस्तों को, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, इसको भी जरूरत है, ये तो हमारा नजदीक है, ये तो ना ही नहीं करेगा, इसको तो हम वैसे ही साइन कर देंगे। बनते बनते अपने आप को वहां ही वो पेपर में डीडी बना दिया रातों रात को। नेक्स्ट डे से हमने जब प्लान दिखाने शुरू किए तो लोग भागने लगे। जिसको प्लान दिखा रहे तो हमारे को रिवर्स प्लान दिखा रहे थे आगे से। हम घर से इस होप से जाते थे कि हम अब इसको साइन करके आएंगे, वो हमारे को छुड़वाने पर तुले हुए थे। तो बहुत कुछ होने लगा। 10 दिन बीत गए, कोई आदमी साइन नहीं हो रहा था। इवन के वो जिसको हम फोन भी अब करते थे तो वो कहते थे घर पे नहीं है। मेरे रिश्तेदारों ने मेरे घर में आना छोड़ दिया, दोस्तों ने घर में आना छोड़ दिया कि शोक फंसा देगा अब कभी ना कहीं। ये शहर में हवा सी फैल गई थी मेरे दोस्ती सर्कल में कि अब शोक के नजदीक मत जाना, वो एक चक्कर में है। फ्रेंड्स, जब 10 दिन बीत गए तो उधर मैं तो एक ये था कि मैं डॉक्टर बढ़िया जी को कह चुका था कि आपको वोचर्स की शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए। वो भी बात एक प्रेशर बन गई थी, शर्म आ रही थी कि डॉक्टर बढ़िया जी के पास फोन पे बात कैसे करें। तो मन तो उछल ही रहा था डॉक्टर जी को मिलने के लिए। तो मिलने के लिए मैंने अपने को मॉरल सपोर्ट देने के लिए मैंने घर से ही अपने छोटे भाई को एक स्पॉन्सर कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब को ये करता जाकर बोलते हैं कि एक आदमी स्पॉन्सर हो गया है। उन्हें क्या मालूम कि इसका रियल भाई है, पैसे भी इसने लगाए हैं। वो चले के डॉक्टर साहब को मिले। अंदर से हमें कुछ हो रहा था कि डॉक्टर साहब से आज बात करेंगे जाकर, ये क्या है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। तो डॉक्टर साहब के आराम से हंसकर बोले, ये ऐसे ही होता है। मैं क्या डॉक्टर साहब ये अगर ऐसे ही होता तो आप पहले क्यों नहीं बताते। एनीहो, इन बिटवीन राजशाह जी हमारी अपलाइन वो चंडीगढ़ में आए थे, तो हमें डॉक्टर साहब चंडीगढ़ ले गए राजशाह जी से मिलने के लिए। वहां उन्होंने हमने हमारे ग्रुप को टीचिंग्स देनी थी। एक छोटा सा सेमिनार किया। इट वाज नॉट ए सेमिनार टाइप, एक टीचिंग टाइप छोटी सी क्लास की उन्होंने हमारी कुछ लोगों की। तो राजशाह जी को मिलने से थोड़ा सा एक बार फिर वो सेल्फ इमेज राइज हो गया। फिर एक बार वो क्या कहते हैं बिलीफ लेवल बढ़ गया। जब बिलीफ लेवल बढ़ जाता है तो आदमी एक बार फिर एनर्जी ले जाता है। तो अब मैंने सोचा कि अब डट जाएंगे जाकर काम पर, और रियली दोस्त मैं डट गया, आकर अपने काम पे डट गया। अब मैं लोगों के जो रिवर्स प्लान्स थे, जो लोगों के क्वेश्चन से, अब मैंने अब एंगल बदल दिया अपना, उनके क्वेश्चंस का। बहुत प्लान दिखाया कर मेरे को, हर क्वेश्चन का जो मेरे को आंसर मिलता था, जहां हर कोई आदमी जो मेरे को क्वेश्चन करता था तो मैं अपनी ही स्टोरी से उसका आंसर ढूंढ लेता था। मैं उसके क्वेश्चन को तो वहीं छोड़ देता था, लेकिन बोनी का क्वेश्चन मेरी जिंदगी में या मेरे बिजनेस में मेरे लिए एक मोटिवेशन बन जाता था। सबसे पहले मैंने आकर एक प्लान दिखाया अपने दोस्त को, तो कहता अशोक ये मेरे को बता कि कौन समझेगा इतनी बड़ी बड़ी बोतलों को, कौन समझेगा इतनी महंगी बोतलों को, कौन यूज करेगा इतनी बड़ी बड़ी बोतलों को, बता मेरे को। आई हैड द आंसर इन माई स्टोरी। तो दोस्त, मैंने अपने अंदर वाले शौक को बता दिया, उसको तो बताने की मेरे को जरूरत नहीं थी कि शौक इसको वो यूज करेंगे जिनके बड़े बड़े सपने होंगे, इनको वो समझ जाएंगे जिनके बड़े बड़े सपने हैं। जिनके सपने नहीं है उनको ये हमारी बोतलें समझ नहीं आएगी, उनको इनकी कीमतें समझ नहीं आएगी। यू गो हेड। तो नेक्स्ट एक और दोस्त को प्लान दिखाया। मैं बताता हूं जो रिजेक्शन थी वो कैसे मेरे लिए मोटिवेशन बनी। तो मैंने एक दोस्त को प्लान दिखाया, वो कहता है, वो वकील था, मेरा कजन ही है, बाद में मेरी वो इस
एमरल्ड स्टोरी में है ना। आजकल वो सफायर लेवल पे है, इज गोइंग एमरल्ड, ही इज मिस्टर तरसेम रोड़ा। मेरा कजन है, मैंने उसको प्लान दिखाया फिरोजपुर जाकर, तो वकील ही वो हैं। कहते अशोक हम वकील हैं, हम जाकर लोगों को शैंपू बेचने की बातें करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इट वॉज हिज क्वेश्चन कि लोग क्या कहेंगे। आई अंडरलाइंड इट कि लोग क्या कहेंगे। अपनी स्टोरी से ढूंढा कि लोग क्या कहेंगे। दोस्त एक बात तो पक्की थी कि लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। एम आई राइट? लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, कहते रहेंगे, वो ही कहेंगे जो कुछ आप हो। तो मैं कहा अशोक आज तेरे को क्या कहते हैं लोग? आज कहते हैं कि अशोक एक किराए के मकान पर रहता है, इसके पास एक स्कूटरी है, इसके बच्चे एक ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ते हैं, एक कभी हमको इसको घूमने जाते नहीं देखते, छोटी छोटी बातों में कंप्रोमाइज करता है ये अशोक। ये लोग बातें करते थे, वो दे वर राइट। तो मैंने सोचा मैं तो अब लोगों का सब्जेक्ट चेंज कर दूंगा, लोगों का ऑब्जेक्ट चेंज कर दूंगा, इतने प्लान दिखाऊंगा, इतने प्लान दिखाऊंगा कि लोग क्या कहते हैं, इसको इस वर्षन को चेंज कर दूंगा। अब लोग कहेंगे कि अशोक के घर में 2 स्विमिंग पूल हैं, एक गर्म पानी का है, एक ठंडे पानी का है। इसके घर की बिल्डिंग सारे जलंधर में नहीं है। अब इसके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। लोग बोलेंगे, अब लोग बोलेंगे हम इसके घर में कल रिक्शे पे गए थे, बहुत आनंद आया अशोक के घर पे जाने का। जब हम वापस जाने लगे तो इसके ड्राइवर ने हमारे आगे लाकर एक लेंसर गाड़ी खड़ी कर दी। इसका ड्राइवर मेरे को लेंसर में छोड़ने आया, आनंद आ गया। अशोक इज ए ग्रेट यार, ही इज ए ग्रेट, ही इज ए नाइस फेलो। मैं तो लोगों का सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहता था। लोग क्या कहेंगे, अगर ये बात आपको समझ आती है, लोग कहते रहेंगे, पर आपके ऊपर है कि आपने क्या कहलाना है। डिसीजन इज विद यू एंड आई टुक द डिसीजन। एक दिन और एक मैं थोड़ा सा वो स्टेटस कहते हैं, अपने को सो कॉल्ड स्टेटस कहते हैं कई बार लोग, मैंने उसको प्लान दिखाया। कहता अशोक मैं जाकर लोगों को नहीं कह सकता। आपको कोई बोलता है ऐसे जाकर मैं नहीं लोगों को कह सकता? कहता है मैं नहीं लोगों को कह सकता, मेरे से लोगों की मिन्नतें नहीं होती। आई फाउंड द आंसर फ्रॉम माई स्टोरी कि मैंने लोगों की रिक्वेस्ट। तो दोस्त मेरे पास एक ही चॉइस थी, जहां तो जाकर किसी बैंक मैनेजर को प्लान दिखा दे, उसको बोल कि मैं एक बहुत बढ़िया जिंदगी में एंटर करने वाला हूं, मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, आप भी इस अपॉर्चुनिटी को देखो। अगर अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, हैव ए लुक ऑन द प्लान, प्लान दिखा दो। जाओ किसी प्रिंसिपल के पास जाकर प्लान दिखा दो, बोल दो कि मेरे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप रट सिस्टम से बाहर आ सकते हैं, आप बहुत से फ्री हो सकते हो, प्लान दिखा दो। जाओ किसी दुकानदार के पास, बिजनेसमैन के पास, प्लान दिखा दो कि आप हर रोज दुकान से आते हो, हर रोज दुकान से वापस जाते हो, रोज टेम्परेरी आमदन लेते हो। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक परमानेंट आमदन पर जा सकते हो। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सिक्योरिटी ला सकते हो। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के सपने पूरे कर सकते हो, अपने सपने पूरे कर सकते हो। ये मेरे पास एक चॉइस थी। या तो मैं ये मान लेता, या फिर दूसरी चॉइस थी, मैंने इसको पहले विजुअलाइज कर लिया कि अगर शौक तू लोगों को जाकर नहीं ये बात बता सकता कि तेरे पास कुछ है, तो कल को तेरे को इन्हीं लोगों के पास जाना पड़ेगा। तू जाएगा बैंक मैनेजर के पास, जाकर कहेगा कि मे आई कम इन सर, तो बोलेगा जाकर क्या प्लीज मेरा लोन कर दो, मैंने एक स्कूटर लेना है, प्लीज मेरा लोन कर दो, मैंने एक स्कूटर लेना है। आप जाएगा तुम वही प्रिंसिपल साहब के पास जिसको पहले आपने नहीं डेयर किया जाने का, जाकर बोलेगा कि मेरे 2 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हो, क्या एक बच्चे की फीस माफ कर सकते हो? कर सकते हो, प्लीज मेरे बच्चे की फीस माफ कर दे। जाएगा तू कोई उसी दुकान पर जिसको तूने बिजनेसमैन को प्लान नहीं दिखाया, जो कहता है मेरे से लोगों को कह नहीं होता, तू कहेगा जाकर उसी बिजनेसमैन को जो शर्ट दिखा रहे हैं तेरे को 1200 की, तू कह सकता कि प्लीज 1000 ले लो, ये मैं शर्ट ले लूंगा, प्लीज मेरे से 1000 रुपए ले लो। तो दोस्त मेरे पास एक ही चॉइस थी,
चाहे तो कल को जाकर मैं सारी उम्र सारी जिंदगी अपने लिए अपने बच्चों के लिए लोगों की मिन्नतें करता फिरूं, तो जहां पोस्चर के साथ लोगों को जाकर अपॉर्चुनिटी दिखा दूं। एंड आई टुक द अपॉर्चुनिटी टू शो द प्लान्स टू द एवरी पीपल। एक दोस्त को मैंने और प्लान दिखाया, कहते ये बहुत मुश्किल काम है, हम ऐसे कामों में नहीं आते, ये मुश्किल काम है। आई फाउंड द आंसर फ्रॉम माई स्टोरी। शोक, अगर तू टफ डिसीजन नहीं लेगा, अगर तू डर से औखे काम को हाथ नहीं पाएगा, तो सारी उम्र तेरी बाकी की जिंदगी है जो टफ रहेगी। अगर तू आज एक टफ डिसीजन ले लेता है, 2 साल के लिए टफ सिचुएशन से गुजर जाता है, तो आने वाले समय में तेरी जिंदगी इजी होगी, तेरे बच्चों की जिंदगी इजी होगी और उनके बच्चों की जिंदगी होगी। एंड आई टुक द टफ डिसीजन। मैं ये औखा काम है तो भी मैं करूंगा। दोस्त एक और प्लान दिखाया मैं दोस्त नु, वो कहता छोड़ो यार, आपको भी नहीं मिलते कई बार सेटिस्फाइड। वो कहता छोड़ो यार, जो मिल रहा है ठीक है, हम ऊपर की तरफ नहीं देखते। आपको मिलता है ऐसा? कहता हम नहीं ऊपर की तरफ देखते, जो मिलता है ठीक है, रोटी खानी है। तो दोस्त, जब कोई ऐसी बात कहते हैं लोग कि हम ऊपर को नहीं देखते, सिंपल रोटी खानी है, शायद वो परमात्मा की स्पिरिट को नहीं समझ रहे कि उसको ये जीवन किस लिए मिला है। अगर परमात्मा यही चाहता था कि मैं हेड डाउन करके ऊपर को मत देखूं, नीचे जो मिले मैं खाता रहूं, तो शायद परमात्मा मेरे को इंसान ना बनाता, कोई भेड़ बकरी बना देता। मेरे को इंसान बनाया कि ऑलवेज कीप द हेड ऑन। मेरे को नीचे, मैं ऊपर को देखता हूं, इंसान हमेशा ऊपर को देखते हैं। ये लोग जानते नहीं कि इंसान बनाने की परमात्मा की स्पिरिट क्या थी। दोस्त, आप देखते हो कि एक लकड़ है, लकड़ से एक टेबल बन गया है और लकड़ से ही एक शिप बन जाता है। दोनों समुद्र के बीच के साथ खड़े, एक पासे वो मेज है, दूसरे तरफ ये शिप है। दोनों एक लकड़ के बने हुए हैं, पर जिसने ये इसको एक को मेज बनाया, इसको शिप बनाया है, क्या उसकी स्पिरिट बखरी थी? उसकी बनाने की क्रिएशन, जो उसकी थ्योरी कुछ डिफरेंस थी दोनों को बनाने की। शिप इसलिए नहीं बना है कि वो समुद्र के किनारे अपने आप को सेफ खड़ा करी रखे। शिप बनाने का मतलब है कि आप समुद्र में जाइए, चैलेंज से टकराइए, समुद्र पार कर दीजिए, दुनिया को समुद्र पार कर दीजिए। वो टेबल बना है साइड पे खड़े के होने के लिए, टेबल बना से। हमको इंसान बनाया है, वी आर द शिप, वी आर नॉट द टेबल। हमने इस दुनिया को देखने के लिए साइड पे खड़े होने के लिए नहीं है, हम तो इस दुनिया में उतर जाएंगे, हर चैलेंज को, हर लहर से टकरा जाएंगे। जो इसको बनाने वाले की जो स्पिरिट है, मेरे को शिप क्यों बनाया गया, मैं उसका आंसर दे दूंगा इस गॉड को। एंड आई शोड द प्लान टू द पीपल्स। ऐसी बात नहीं कि और चैलेंज भी नहीं आए मेरे को, चैलेंज डिड कम टू मी। एडीसी दिल्ली में था, ब्रिट ऑफिस दिल्ली में था, बड़ी बड़ी बोतलें थी उस वक्त, अब तो वो 5 रुपए के शेशे आ गए हैं। सिर्फ 6 प्रोडक्ट थी उस वक्त, जिस वक्त हम बिजनेस में आए थे। अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक कैसेट भी लेनी होती थी तो आपको दिल्ली में आना पड़ता था। 400 किलोमीटर ड्राइव करके हम आते थे, 400 किलोमीटर। अब तो हर ओपन मीटिंग में टूल्स मिलते हैं, अब तो हर ओपन मीटिंग में आपकी लैंग्वेज में टूल मिलते हैं। हमारे वक्त तो हर टूल इंग्लिश में था, वो हमारी समझ भी नहीं आता था उनकी इंग्लिश। ये नहीं कि चैलेंज नहीं आए, पर कोई भी चैलेंज मेरे सपनों से बड़ा नहीं था। कोई चैलेंज मेरे सपनों से बड़ा नहीं था। कोई प्रॉब्लम मेरा रास्ता नहीं रोक सकती थी, कोई प्रॉब्लम मेरी रोड नहीं ब्लॉक कर सकती थी। जब भी कोई मेरे को प्रॉब्लम आती थी, जी अगर उसको मेरे को वो कहीं डराती कि शो क्विट,
वो कई बार प्रॉब्लम्स कहती है हैंग और क्विट, हैंग और क्विट। आप सोचते हो ना कौन से पंगे में पड़ गए हैं, छोड़ दें या कर लें। मेरे को भी कई बार ऐसी वो स्माइल्स मिलती थी प्रॉब्लम से, बट आई ऑलवेज जंप्ड ओवर द प्रॉब्लम। मैंने हर प्रॉब्लम के ऊपर एक लिख के प्रॉब्लम को साइन कर देता था कि आई कैन डू, आई विल डू, एंड इट इज ए डन डील, आई विल नेवर क्विट। दूसरी बात थी जो मेरी सक्सेस का, क्यों मेरी प्रॉब्लम रास्ता नहीं रोक सकी, क्योंकि मेरा एक हाथ, मैंने अपना हाथ ब्रिट सिस्टम को सौंप दिया था, और कोई भी चैलेंज ब्रिट सिस्टम से बड़ा नहीं आएगा आपको। ब्रिट सिस्टम से मेरे को वो सारी क्वालिटीज, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, करेज, डिटर्मिनेशन जो भी चाहिए था वो मेरे को मिल रहा था अपने आगे बढ़ने के लिए। कैसे मिल रहा था? क्योंकि ब्रिट सिस्टम में बहुत बढ़िया टूल्स हैं, बुक्स थी, टेप्स थी, मीटिंग्स थी। तो दोस्त, मैं इन टूल्स को बहुत प्यार किया, मैंने बहुत अच्छी तरह समझा इनको। क्यों समझा? क्योंकि मेरे को मालूम था जो भी मजदूर अपने टूल्स को नहीं समझता और अपने टूल्स को सिंसियरली यूज नहीं करता, वो जिंदगी में कभी भी सुंदर ताजमहल नहीं बना सकेगा। मैं तो अपने घर से एक बहुत सुंदर ताजमहल बनाने निकला हुआ था, मेरे पिताजी के सपनों का ताजमहल बनाने निकला हुआ था। मैंने हर टूल्स को डेडिकेशन से पढ़ा, डेडिकेशन से सुना और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और मैं आगे बढ़ता गया। दोस्त, मैं कभी भी मेरे मन में यह नहीं आता था कि आई विल क्विट। क्यों नहीं आता था? कि मैं आई वॉज डेड श्योर कि जिन सपनों को मैं लेकर इस बिजनेस में आया हूं, जो मैं चाहता हूं इस बिजनेस में, वो तो हर चीज बन चुकी है, वो तो हर चीज बन चुकी है। मैंने तो सिर्फ उसका घूंघट उठाना है बस, और वो मैं उठाऊंगा क्योंकि मैं उसकी प्राइस पे करने के लिए रेडी था। दोस्त, एक होली में था, क्या कहते, एक भक्त था, एक बार उसको स्वर्ग में जाने का मौका मिला। जब उसको स्वर्ग में वो जा रहा था तो उसको कुछ देवता लोग उसको स्कॉट करके उसको स्वर्ग दिखाने रहे थे। एक जगह वो पहुंचे और वहां एक एकड़ एंड एकड़ जगह थी जिसमें बहुत सी गिफ्ट्स पड़ी हुई थी, बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी। तो उसने पूछा उस देवता जी से, ये क्या चीज है, ये कैसी चीजें पड़ी है? तो उस स्कॉटमैन ने, उसने, देवता जी ने एक ठंडी सांस ली और बोले, ये चीजें उन लोगों की है जो नीचे धरती पर परमात्मा पर विश्वास करके, अपनी प्रेयर करके, ये चीजों की मांग करके अपना काम शुरू कर देते हैं। ये चीजें उनके लिए बन जाती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग एक्शन, कुछ समय बाद वो ये अपना विश्वास परमात्मा पर छोड़ देते हैं, अपने पर छोड़ देते हैं। तो ये चीजों को हम अनडिलीवर का टैग लगाकर साइड पे कर देते हैं। दोस्त, आप जो भी कुछ सोचकर आए हो अपने बिजनेस में, आपकी हर चीज तैयार हो चुकी है। आपकी कारें, आपके घर, आपकी डायमंड पेन्स, आपकी सिल्वर पेन्स, सब कुछ बन चुका है। सिर्फ आपने प्राइस पे करनी है, कर देंगे तो ओके, नहीं तो अनडिलीवर का टैग लग के एक साइड पे हो जाएगी। मैं तो श्योर था कि मेरे लिए चीजें बन चुकी। मैं इसीलिए आगे बढ़ता गया, मैं बढ़ता गया अपने आगे। जिस वक्त मेरे को कोई प्रॉब्लम आती थी तो मेरे को एक और स्पार्क मिलता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि परमात्मा ने हर अच्छी वस्तु को ओपन में नहीं रखा है। परमात्मा ने किसी भी अच्छी या सुंदर वस्तु को ओपन में नहीं रखा हुआ है। आप देख लीजिए, आपको गोल्ड कहां मिलता है दोस्त? धरती के कितना नीचे मिलता है। डायमंड्स कहां मिलते हैं? कोल्स माइंस के बहुत नीचे जाना पड़ता है। पर्ल्स, मोती कहां मिलते हैं? कहां मिलते हैं? समुद्र की गहराइयों में, वो भी एक शंख और वो सीपी के बीच में होते हैं। तो दोस्त, मेरे को पता था कि जब मेरे भी परमात्मा ने बहुत क्वालिटीज रखी हैं,
हो सकता है ये किसी ना किसी प्रॉब्लम की लेयर के नीचे हो। तो मैंने हर लेयर को ब्रेक करता गया, हर लेयर को ब्रेक करता गया जो प्रॉब्लम मेरे को बनी। और जब मैं रैपर को खोलता था तो मेरे पास सिल्वर टाइप, गोल्ड, डायमंड क्वालिटीज पैदा हो रही थी। चलते गए, हर सब कुछ हो गया जो कुछ मैं चाहता था। क्यों हो गया? क्योंकि मैं अपने रास्ते में कहीं रुका नहीं। जो नहीं रुकते वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एमरल्ड हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस सेट हो चुका है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स मेरी डाउनलाइंस में हैं, ग्रेट लीडर्स आर इन माई लाइन। और वो पैदा हुए जिनकी मेरे साथ वाकिफियत भी नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये बिजनेस में आएंगे। बहुत से लोग मेरे ग्रुप में क्वालिफिकेशन में हैं, इसी साल हम डायमंड क्वालिफिकेशन पूरी कर देंगे। दोस्त, ये मेरी एमरल्ड क्वालिफिकेशन पूरी हो गई है, नो डाउट। मैं आज अपने परिवार की सभी नीड्स पूरी कर दी है। जो मेरे सिर पे था, जो मेरे परिवार की जरूरत थी, मैंने वो तो पूरी कर दी। इसी के साथ इस एमरल्ड शिप ने वो मेरा 20 साल पुराना सपना भी पूरा कर दिया है जो मेरे पेरेंट्स का था। वो चाहते थे शो को हम किसी बड़े ओहदे पे भेजना चाहते थे। तो आई थिंक एमरल्ड इज ए गुड पेन, एमरल्ड इज ए गुड पेन। अब मेरे पास सरकारी कारें हैं, जगह कहीं मैं ट्रिप पे जाता हूं तो ब्रिट की गाड़ी से मेरे पास होती है, सिक्योरिटी मेरे साथ होती है। कारों की तो छोड़ो, मेरे पास तो सरकारी जहाज भी स्पॉन्सर्ड होते हैं अब जब मैं जाता हूं। मेरा सपना था कि मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स को ड्रेस कराया करूंगा। तो दोस्त, आज मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग को ड्रेस कर रहा हूं। आज मेरे पेरेंट्स सुन रहे होंगे जलंधर में बैठकर कि शोक इज एड्रेसिंग सच ए बिग मीटिंग। ये रिकॉग्निशन मैं चाहता था कि लोग मेरे को जानते हों। दोस्त, अब मेरे शहर से तो छोड़ो, सारी दुनिया जानती है कि अशोक क्या। दिस इज द रिकॉग्निशन द बेस्ट सिस्टम। 100 क्या कहते, मैं तो अपने सपने को जब दोबारा रिव्यू करता हूं तो मेरे को लगता है कि 100% मेरा सपना इस बिजनेस से पूरा हुआ। आई गारंटी यू, आपका सपना कैसा भी है, कितना बड़ा है, डज नॉट मैटर। आप लगे रहना, आपका सपना हर हालत में इसी एमवे को, इसी ट्रैक के थ्रू पूरा होने वाला है। बट बिफोर आई कंक्लूड माई स्टोरी, तो मैं आपसे एक बात जरूर करने वाला हूं दोस्त। आप जिंदगी में चलते रहना, कभी भी बादलों पर विश्वास न करना। ऑलवेज ट्रस्ट द सनशाइन, बादलों पर भरोसा नहीं करना। अपनी जिंदगी की कैंपस को कहीं लाइटनिंग, बिजली की वो चमक से सेट ना करना। ऑलवेज सेट इट बाय द स्टार्स। अपने विश्वास में विश्वास रखना, अपने भरोसे में भरोसा रखना। अगर आपको कोई अपने पर शक होता तो अपने शक को शक की नजर से देखना दोस्त। आपको अपने पर शक करने की जरूरत नहीं है। गॉड इज ए ग्रेट एंड ही हैज क्रिएटेड यू ए सुपर फेलो। परमात्मा ने आपको बहुत पोटेंशियल दिए हैं। अगर आप इनको सभी पोटेंसीज को सिंसियरली यूज कर लेते हो तो दिस इज अ रिगार्ड टू द गॉड जिसने इतना बड़ा आपको दिया है। अगर आप परमात्मा का थैंक्स करना चाहते हो तो दोस्त, इस पोटेंशियल से इतना काम करो, इतना काम करो कि दुनिया को एक बेस्ट स्टोरी दे सको। ऐसी स्टोरी दे दो दोस्त लोगों को जिसको लोग एक्साइटमेंट से सुने और लोगों को सुना दें। ऐसी स्टोरी बना दो अपनी लाइफ में, ऐसी स्टोरी बना दो अपनी लाइफ को कि लोगों को होप दे सके, लोगों को होप दे सके। यू शुड बिकम एन एग्जाम्पल। ऐसी स्टोरी बना दो, ऐसी स्टोरी बन जाए आपकी लाइफ कि आपकी स्टोरी के हर एपिसोड में एक ये झलक नजर आती हो कि इस एपिसोड में आपने लाखों लोगों को इस काबिल कर दिया कि वो अपनी एक बेस्ट स्टोरी सुना देंगे लोगों को। दोस्त, लाइफ इज नॉट ए रिहर्सल। ये जिंदगी, ये एक रिहर्सल नहीं है। इट इज ए शो टाइम।
your every action, your every movement is a action. You are on and your cameras are on. भलेखे में मत रहना कि हम इस जिंदगी का ट्रायल ले रहे हैं. Cameras are on. Use your full potentials to give a best story. Best of the best story will be your diamond story. Best of the best story will be story created through you of your downlines. It should be full of diamonds. I will feel honored. I will feel pleasure when I will be sitting there to listen your best of the best story. आप डायमंड जाएंगे. इट इज डेड श्योर कि आप डायमंड जाएंगे. लेकिन आपकी डायमंड स्टोरी की, आपकी लाइफ स्टोरी की वर्थ 1000 गुना हो सकती है अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स कर लें. मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं. एक दिन एक ऑक्शनर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की एसेट्स की कोई नीलामी कर रहा था. तो जब नीलामी क्लोज होने वाली थी तो उसके हाथ में एक वायलिन लगा. वो डस्टी था, पुराना था, ओल्ड था, रस्ट हो चुका था उसको. उसने अपने हाथ में लिया और ऑडियंस की तरफ मजाक से बोला कि आप क्या बोलते हो इस वायलिन का? विल यू स्पीक फॉर $100? कोई नहीं बोला. $50? नो. $75? नो. $25? नो. विल इट गो फॉर $1? क्या ये $1 में चलती है? कोई नहीं बोल रहा था. तो पीछे से ऑडियंस से एक ओल्ड मैन केम ऑन द स्टेज. उसने कहा, कैन आई हैव ए 1 मोमेंट? क्या मैं आपसे 1 सेकंड आपका समय ले सकता हूं? कि वेलकम. उसने आकर ऑक्शनर के हाथ से ये वायलिन ली, ऑडियंस की तरफ पीठ की और उसको अपने हाथ से कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स की. उसकी पेग स्ट्रेन्स को कुछ टाइट किया, कुछ रीऑर्गेनाइज किया, कुछ एडजस्ट किया. वापस अपना मुंह ऑडियंस की तरफ किया और एक बहुत बढ़िया म्यूजिक बजाया उसने. बहुत सुंदर म्यूजिक आया उसी वायलिन से. लोग आनंदित हो रहे थे, लोग खुश हो रहे थे, लोगों में एक्साइटमेंट थी. ही हैंडेड ओवर द वायलिन बैक टू द ऑक्शनर. अब वही वायलिन, वही ऑक्शनर लोगों की तरफ करके बोलता है, व्हाट शुड आई स्पीक? पीछे से आवाज आई, $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. दो फ्रेंड्स $5,000 में बिक गई. ओपनिंग ऑफ द स्टोरी. क्या कीमत थी इस वायलिन की? नॉट इवन ए सिंगल $1. इन द एंड ऑफ द स्टोरी इट वेंट अप टू द $5,000. With what? With the little adjustments, with the little organization. तो फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी की कीमत, आपके जीवन की वर्थ 1000 गुना हो सकती है अगर आप अपने जीवन में कुछ चेंजेस ले आए, कुछ ऑर्गेनाइज कर लें, कुछ एडजस्टमेंट्स कर लें. योर डायमंड स्टोरी विल बी इंटरेस्टिंग टू द अदर्स. इट विल गिव ए होप टू द अदर्स. तो फ्रेंड्स, आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा जो रोल होगा, यू शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द इमोशंस. मेरे को इमोशंस अपने साथ नहीं लेगी. आपको इमोशंस आपके साथ नहीं ले जानी चाहिए. ऑलवेज बी इमोशनल. इमोशनल तो हो जाना चाहिए, बट इट शुड बी फॉर द गुड. इट शुड बी एज ए स्टेपिंग स्टोन. इट शुड बी एज ए मोटिवेशन. It should not become a limitation on your life. You should not be controlled by the emotions. In case you keep it so much pure, I guarantee it, your diamond story will be example in the world. It will be example in the Brit system. People will be very much excited on you. Okay, go diamond. Thank you very much.